नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मानव भूगोल से मानव पर्यावरण अंतर संबंधों से संबंधित है और आज के टॉपिक का नाम है संभववाद। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने निश्चयवाद के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे संभववाद के बारे में कि संभववाद क्या है। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों से संबंधित अवधारणा में संभववाद क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की अवधारणा जो है वो 3 प्रकार की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहली है निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। तो निश्चयवाद के बारे में हम डिटेल से कर चुके हैं, आज हम करेंगे संभववाद। संभववाद या पॉसिबिलिज्म क्या है? तो जो संभववादी विचारधारा का विकास और प्रारंभ फ्रांस में हुआ था, इस वजह से इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। और संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन करने का श्रेय जो है वो फ्रांसीसी भूगोलवेता लूशियन फेब्रे को जाता है। लूशियन फेब्रे ने संभववादी विचारधारा का प्रारंभ किया था। हालांकि संभववाद का लूशियन फेब्रे ने संभववादी विचार सबसे पहले दिया था। सबसे पहले शब्द जो है ये लूशियन फेब्रे ने ये इस्तेमाल किया था, लेकिन इस विचारधारा के जो जनक है वो विडाल डी लाब्लांश हैं। यानी संभववादी विचारधारा को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य विडाल डी लाब्लांश ने किया। तो संभववादी विचारधारा का जनक विडाल डी लाब्लांश को कहते हैं। संभववादी या संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लूशियन फेब्रे ने 1922 में किया था। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने पर्यावरण के बजाय मानवीय प्रयत्नों और कार्यों को प्रमुखता दी और उन्होंने लिखा कि पृथ्वी पर कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं हैं, बल्कि सभी जगह संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य जो है वो इन संभावनाओं में से उपयुक्त संभावना चुनने के लिए निर्णायक है और वो इन संभावनाओं का स्वामी है। यानी उन्होंने कहा कि देयर इज नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। यानी प्रकृति ने मनुष्य के समक्ष अपार संभावनाएं प्रस्तुत की हैं और मानव जो है वो इन संभावनाओं में से उपयुक्त संभावना का चयन अपने विवेक के आधार पर करता है। ये निश्चयवादी विचार का सार भी है। एक डायग्राम के जरिए ये संभववाद को समझाया गया है। तो संभववाद ये कहता है कि जो प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं, जैसे कि भूमि है, जैसे मृदा है, जल है, वायु, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। तो इन प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का मानव जो है वो अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी तकनीक, अपनी चयन योग्यता और अपनी क्रियाओं द्वारा इनका इस्तेमाल करता है और अपने प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है। यानी प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के साथ मनुष्य जो है वो प्रतिक्रियाएं करता है और उसमें परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके वो जो परिवर्तन के विभिन्न रूप दर्शाता है उनमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, मानवीय आवास, परिवहन सुविधाएं, व्यापार, वाणिज्य और वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति, ये सारे वो परिवर्तन करके अपने समाज की, अपनी संस्कृति की प्रगति करता है। मतलब कि संभववाद, नीचे भी समझाया गया है कि संभववाद क्या है। मानवीय क्षमताएं और क्रियाएं जो है वो प्राकृतिक दशाओं में, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करती है और इन परिवर्तनों के द्वारा मनुष्य पृथ्वी पर जीवन की दशाओं का निर्माण करता है और अपनी सभ्यता का विकास करता है। इसको हम और आगे डिटेल से, यानी संभववाद का सार ये हो गया
कि मानव जो है वो प्रकृति और उसकी प्राकृतिक दशाओं में परिवर्तन करने वाला सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कारक है। यानी प्राकृतिक शक्तियां या प्राकृतिक दशाएं जो हैं उनमें परिवर्तन करने का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली जो कारक है वो मानव है। और मानव क्या करता है, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी कार्य कुशलता के दम पर प्राकृतिक वातावरण की दशाओं में जब चाहे और जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है, ऐसा संभववाद का मानना है। अर्थात संभववादी ये मानते हैं कि प्रकृति में मानव के समक्ष विभिन्न संसाधनों के रूप में अपार संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रकृति ने भूमि के रूप में, जल के रूप में, खनिज संसाधनों के रूप में, वनस्पति के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, इन सब के रूप में प्रकृति ने मनुष्य के समक्ष अपार संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। और मनुष्य जो है वो अपने बुद्धि बल और अपनी कार्य कुशलता के आधार पर उपयुक्त संभावना का चयन कर अपने समाज का निर्माण करता है और उसका विकास करता है। अर्थात संभववाद जो है वो प्रकृति को मात्र एक सलाहकार मानता है कि प्रकृति उसे सलाह देती है। इस सलाह को मानना या ना मानना या इस सलाह को किस रूप में मानना है, ये पूर्णतः मानवीय विवेक और बुद्धि पर निर्भर है, ऐसा संभववाद मानता है। इसका मतलब ये हो गया कि संभववादी अवधारणा जो है वो मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ घोषित करती है और पृथ्वी तल के प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय इच्छा अनुसार प्रयोग करने के लिए मानव को प्रेरित करती है। यानी मानव जो है वो प्राकृतिक सीमाओं से भी परे हर संभव तरीके से अपनी मानव सभ्यता के विकास कर सकता है, ऐसी वकालत संभववाद की विचारधारा करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में जो संभववाद है ये प्रकृति पर मानव की श्रेष्ठता को उद्घोषित करने वाली विचारधारा है। यानी प्रकृति ने मनुष्य के समक्ष बहुत सी संभावनाएं दी हैं, जैसे समतल भूमि दी है। अब ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि उस समतल भूमि पर वो खेती करे या उस समतल भूमि पर वो सड़कें बनाए या उस पर वो अपने भवन बनाए या उद्योग धंधे लगाए या उसे खाली छोड़ दे। ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर है। इसका मतलब प्रकृति ने तो ये बहुत सी उस समतल भूमि को लेकर कई संभावनाएं प्रस्तुत की और उन संभावनाओं में से मनुष्य की इच्छा जैसी होगी वैसी संभावना को वो चयन करेगा। अब बात करते हैं संभववाद के समर्थक भूगोलवेताओं के बारे में। तो मुख्यतः फ्रांसीसी जो विचारक है, भूगोलवेता जो है, वही इस विचारधारा के समर्थक हैं। तो फ्रांसीसी जो विद्वान हैं उनमें कौन कौन इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, उनमें सबसे पहले लूशियन फेब्रे, जिन्होंने संभववादी विचारधारा को शब्दावली दी थी। फिर उसके बाद में पॉल विडाल डिलाब्लांस, जिन्हें के संभववाद का जनक कहते हैं, जीन ब्रोन्स, उसके बाद डिमांजिया, इमानुएल डी मार्तोन, फिर इसके बाद राउल ब्लेंशार, उसके बाद लूशियन गालो, पियरे डिफांते, जीन गोटमैन और मैक्स मिले सोरे। यानी फ्रांस में जितने भी भूगोलवेता हुए उनमें से अधिकांशतः जो थे वो संभववादी विचारधारा को मानने वाले थे। फ्रांसीसी विचारधारा जो थी वो जर्मन विचारधारा के विपरीत थी। जर्मनी की निश्चयवादी विचारधारा मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में प्रकृति की श्रेष्ठता बताती थी, जबकि फ्रांसीसी विचारधारा मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में मानव की श्रेष्ठता बताती है। यानी ये मानव को प्रकृति का स्वामी घोषित करती है। फ्रांस के बाहर भी कुछ भूगोलवेता हुए जिन्होंने कि संभववाद का कमोबेश रूप में समर्थन किया है। इनमें अमेरिकन भूगोलवेताओं में ईसा बोमेन, कार्ल ओटविन सोवर, जिमरमैन, रसेल स्मिथ, रिचार्ड होटशॉन और जॉर्ज टेथम, ये अमेरिका में संभववाद के प्रमुख समर्थक भूगोलवेता थे। ब्रिटिश भूगोलवेताओं की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश भूगोलवेताओं में किरचॉफ, इसके बाद हार्लन बेरोज, हर्बर्ट जॉन फ्लूअर, ये जो
थे वो संभववाद के समर्थक थे। अब हम बात करते हैं संभववादी विचारधारा की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले संभववाद के जनक जो थे विडाल डी लाब्लांश, उन्हीं की विचारधारा पे बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता, यानी नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। प्रकृति मात्र एक सलाहकार है जो सलाह देती है, इसकी सलाह को मानना या ना मानना पूर्णतया मनुष्य पर निर्भर है। आगे वो कहते हैं कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों ही है तथा प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। प्रकृति ने ऐसा कोई निश्चित मार्ग तय नहीं कर रखा जिस पर चलने के लिए मनुष्य को बाध्य होना ही पड़े, बल्कि प्रकृति तो मनुष्य के लिए अनेक साधन और संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और जिनका प्रयोग करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। और इनका प्रयोग करने के लिए मनुष्य अपनी क्षमता का, अपने कौशल का और अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखता है। फिर इसके बाद जीन ब्रूस जो थे उन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि वो एक क्रियाशील शक्ति है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। वास्तव में मनुष्य जो है वो जीवन पर्यंत क्रिया प्रतिक्रियाएं करता ही रहता है, यानी जब तक वो जीवित रहता है क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता ही रहता है और पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। फिर डिमांजिया की परिभाषा जो थी वो ये कहते थे कि उर्वरा मिट्टी में तब तक अच्छी खेती नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य अपनी शक्ति और तकनीक का प्रयोग नहीं करता। अमेरिकन भूगोलवेत्ता ईशा बोमेन कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण मानव समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं करता। पर्यावरण के तत्व मनुष्य के संपर्क से परिवर्तित हो जाते हैं, जिस प्रकार की मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है, ये ईशा बोमेन ने कहा। फिर जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। तो संभववाद की विचारधारा हमने देखी, संभववाद का सार हमने देखा, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संभववादी ये मानते हैं कि मनुष्य में इतनी शक्ति और कौशल विद्यमान है कि वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता, क्योंकि वह प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप मोड़ लेने या परिवर्तित करने में समर्थ है। यानी मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो प्रकृति में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। संभववादी ये मानते हैं कि मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, वह अपनी क्षमता व विवेक से सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसा संभववादी मानते हैं। अर्थात वो ये कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, न कि दास। तो ये संभववादी विचारधारा थी जो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में मानव की श्रेष्ठता साबित करती है। और यदि हम देखें तो मनुष्य ने प्रकृति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं, लेकिन फिर भी ये विचारधारा जो है इसकी आलोचना हुई है। निश्चयवाद की तरह इसकी भी आलोचना की गई है। संभववाद क्या करता है कि मनुष्य को प्रकृति में सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता घोषित करता है। इसी का परिणाम यह हुआ कि 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और जिसका खामियाजा आज मानव समुदाय जो है वो भुगत रहा है, पर्यावरण अवनयन के रूप में या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में या ओजोन परत में छेद के रूप में, या बहुत से संसाधन जो समाप्त हो चुके हैं या उनकी गुणवत्ता में कमी हो गई है या समाप्त होने की कगार पर है, और बहुत से पेड़ पौधे जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। ये इस संभववादी विचारधारा का परिणाम रहा एक। फिर दूसरा ये कि संभववाद जो है ये भी निश्चयवाद की ही भांति एक पक्षीय या अतिवादी विचारधारा है। यानी मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में दो पक्ष होते हैं, एक तो मानव और दूसरा पर्यावरण, लेकिन ये विचारधारा केवल एक ही पक्ष पर जोर देती है और वो है मानव।
तो ये विचारधारा भी एकाकी विचारधारा है, अतिवादी विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर जो थे वो संभववाद और निश्चयवाद दोनों के ही प्रमुख आलोचक रहे हैं। यानी उनका ये मानना था ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही वो प्रकृति का स्वामी है, बल्कि दोनों में सहयोग और सामंजस्य होना चाहिए, ये ग्रिफिथ टेलर का मानना था। वो ये कहते हैं कि ये कहना मूर्खतापूर्ण है कि मानव प्रकृति का विजेता है, और ये कहना भी उतना ही हास्यास्पद है कि मानव प्रकृति का दास है। अर्थात मनुष्य जो है वो प्रकृति की पूर्ण अवहेलना और अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसे कुछ हद तक तो प्रकृति की सीमाओं का पालन करना ही पड़ेगा। रिचर्ड हॉर्चोन थे, वो भी जो है इसकी आलोचना करते थे, वो इस रूप में इसकी आलोचना करते थे कि ये एक पक्षीय विचारधारा है, और एक पक्षीय विचारधारा होने की वजह से ये भूगोल में द्वैत को बढ़ावा देती है, द्वंद्व को बढ़ावा देती है। यानी भूगोल के दो फाड़ कर देती है, एक निश्चयवादियों का और एक संभववादियों का। और इस रूप में ये जो है भूगोल की एकात्मकता की विरोधी विचारधाराएं हैं, दोनों ही निश्चयवाद और संभववाद। इसलिए रिचर्ड हॉर्चोन इनकी आलोचनाएं करते थे। अब जो संभववाद के जनक है विडाल डी लाब्लांश, उनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लें, ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये फ्रांसीसी भूगोल के संस्थापक हैं, यानी फ्रांस में भूगोल के विकास में जितना प्रभाव इनकी विचारधारा का रहा है और अन्य किसी भूगोलवेत्ता का नहीं रहा। फ्रांस में जितने भी भूगोलवेत्ता हुए वो या तो इनके शिष्य थे या इनके शिष्यों के शिष्य रहे हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी मानव भूगोल के सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन है इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्य डी मार्तोन ने किया। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है इनसे संबंधित कि इन्होंने संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, उसके जनक कहलाए, और पार्थिव एकता के विचार के ये जनक कहलाए। रेटजेल के साथ साथ मानव भूगोल के संस्थापक भी ये कहलाते हैं। मानव भूगोल के विकास में भी इन्होंने रेटजेल के साथ साथ बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लघु प्रदेश या पेज की जो विचारधारा है, लघु प्रदेश या पेज की जो संकल्पना है, उसका प्रतिपादन भी विडाल डी लाब्लांश ने ही किया था। और विशिष्ट जीवन पद्धति, अगला जो इनका कार्य था, विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनरे द वी की विचारधारा भी इन्होंने ही दी थी। तो यह संभववाद था जो मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में प्रकृति पर मानव की श्रेष्ठता को साबित करता है। धन्यवाद।